हेलो ऑल, दिस इज सुमित और मैं आप लोगों को ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इससे रिलेटेड जो आपका सिलेबस है असिस्टेंट टाउन प्लानिंग का राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और मैं आप लोगों को उसकी कुछ क्या बोलते बिट्स का एक इंट्रोडक्टरी कवरेज भी करूंगा इस सेशन में। ठीक है, तो ये वीडियो पर्टिकुलरली राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम हो रही है असिस्टेंट टाउन प्लानिंग के लिए, उनमें जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो उस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और मेरा एम ये है कि आप लोगों को मैं ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी दे सकूं। आप लोग अभी तक जैसे जानते होंगे कि आपको जो सिलेबस है वो आप क्या बोलते इस वेबसाइट पे जाकर आप वो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये अर्बन एरिया से ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि ये टाउन प्लानिंग से रिलेटेड, टाउन मीन्स अर्बन एरिया टू अ सम एक्सटेंट अर्बन एरिया। ओके, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इस सिलेबस को समझना भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है और ये पोस्ट के रिक्वायरमेंट को भी समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो एक्टिविटी हो रही है, ज़्यादातर जो लोग मूव कर रहे हैं वो अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं और अर्बन एरिया दिन पे दिन क्या बोलते कंजेस्टेड हो जा रहा है इनको एक्यूमुलेट करने की वजह से। ठीक है, वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, वहाँ पे कार चलाते हुए लोग मिलेंगे, वहाँ पे फैमिलीज मिलेगी आपको, बसेज हैं आपके, क्या बोलते टैक्सीज हैं, ठीक है, वहाँ पे पेडेस्ट्रियंस है, साइकिल है, सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको उस एरिया को सस्टेनेबल बनाना, एज अ प्लानर आप उसको सस्टेनेबल कैसे बनाओगे? जरूरत से ज्यादा लोड हो जाएगा तो वो सिस्टम फेल हो जाएगा, फिर वहाँ रहने वालों की लाइवलीहुड और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर होगा। ठीक है, तो इसलिए आप उसको कैसे करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके नॉलेज बेस पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अच्छे से करो ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उस अर्बन क्या बोलते हैं लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सके बिना एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किए, डैमेज किए। अगर मैं आप लोगों का जो सिलेबस है उसका एक स्नैपशॉट दूं तो आप लोगों के सिलेबस में है ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज, then you also have IRC, Indian Road Congress Standards, different road hierarchies, topography and network in the city, expressways, freeways, ring roads within the cities, effect of major transport corridors like DMRC, dedicated freight corridor, green corridor, and so on the planning and design of parent city wherever that corridor passes through, उसकी जो parent city है, वो जो different parent cities होंगी उस पर उसका क्या असर होगा, and its hinterland. The second part that आपके सिलेबस में है वो है traffic surveys like origin and destination survey, volume survey, model split survey, and so on. It requirement of civil aviation and railway in the city development plan, क्योंकि आज आप जो सिटी डेवलप कर रहे हो सकता है आज एयरपोर्ट की वहाँ जरूरत नहीं हो, लेकिन भविष्य में अगर आपको एयरपोर्ट की जरूरत पड़े और 200 किलोमीटर के रेडियस में या 100 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पे भी एयरपोर्ट नहीं है तो आप कैसे उसके लिए आज ही से तैयारी करो, आपकी इनिशियल प्लानिंग में ही वो सारी चीजें इसमें कवर होती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम like public transport system, private system, and in public transport system you have BRTS, that is bus rapid transit system, metro which is the rail based system, intelligent transport system, and so on. उसके अलावा आप जो सिटी के अंदर जो आपके जो मेट्रो सिस्टम है, जो पब्लिक बेस्ड सिस्टम है, वो आपके घर तक नहीं आती है, तो वहां तक जाने के लिए आपको नॉन मोटराइज सिस्टम की प्रोविजन कैसे करोगे, वॉकिंग एबिलिटी कैसे एनहांस करोगे, साइकिलिंग कैसे एनहांस करोगे, सेफ कैसे बनाओगे उसको, ये सारी चीजें। पब्लिक
ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट विद इन द अर्बन सेटलमेंट एरिया। क्योंकि इंडिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो कि हमारा सेटलमेंट पहले हुआ है और अब हम मास ट्रांजिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको हम कैसे मैनेज करें बिना हमारे सेटलमेंट को डिस्टर्ब किए। और उसको कहते हैं ब्राउन फील्ड। बट अगर आप ग्रीन फील्ड एरिया में कर रहे हो तो तब कैसे करोगे? उसके अलावा आप रोड मार्किंग, स्ट्रीट लाइटनिंग और रोड ज्योमेट्री भी इसमें पढ़ोगे। देन यू हैव इंटरसेक्शन डिजाइन, identification and rectification of black spots, clash points, and so on. And also traffic laws like Motor Vehicle Act and other acts that will cover under traffic law, and related problems pertaining to the planning and design. तो ये आपके सिलेबस के अंदर आता है। लेकिन जैसे आपने ये सिलेबस देखा है, ये सिलेबस मोस्टली आपका मोर और लेस बैचलर्स लेवल का सिलेबस है। अगर आपने बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग किया है तो आप पाओगे कि इसमें बहुत सारी चीजें वहाँ पे आपने पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप आर्किटेक्चर लेवल से आ रहे हो या किसी और साइड से आ रहे हो तो हो सकता है कि आपके लिए इसमें से बहुत सारी चीजें नहीं हो। बट इन आइदर केस, नई हो या पुरानी हो, मतलब आपने इसे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन जब आप देखोगे इसको यूटिलाइज कैसे करो, मतलब ये यहाँ लिखा हुआ होना या इसको पढ़ना ये आसान है, लेकिन इसको जब सिटी लेवल पे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़े तो वो कुछ हद तक आपको पता चलेगा कि ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। बिकॉज वी हैव डिफरेंट लेयर्स। आपको बहुत सारी चीजों का वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे आपको टोपोग्राफी देखनी पड़ेगी, एलिवेशंस देखने पड़ेंगे, डिफरेंट वाटर बॉडीज, हाइड्रोग्राफिक चीजें देखनी पड़ेगी, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज पे ध्यान रखना पड़ेगा, डिफरेंट लैंड यूज जो एग्जिस्टिंग है, जब भविष्य में जो क्या बोलते फोरकास्ट किया गया है या डेडिकेटेड किया गया है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और तब जाकर आपकी स्ट्रीट लेवल पे स्टडी होती है, स्ट्रीट लेवल पे आप कुछ चीज करते हो। इट्स अ वेरी काइंड ऑफ लाइक अ लेयर बेस्ड अप्रोच। और इसमें किसी भी लेयर में गड़बड़ हो जाए तो आपका हो सकता है कि एंड प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड लेवल पे ना आए। और क्योंकि ये अलग अलग लेयर है तो अलग अलग लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए ये इतना आसान नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, ये ऐसी फील्ड है जो इतना आसानी से नहीं हो पाती है। लेकिन ये जो लोग भी करते हैं ये लोग बड़े ही इसको एंजॉय करते हैं, बिकॉज यू हैव टू डील विद lot of different type of people. It's a very dynamic field. It's not a very static field. It's a very dynamic field. हर रोज इसमें कोई ना कोई नए चेंजेस आते हैं। तो अभी हम आपका सिलेबस एक एक करके देखते हैं और मैं कुछ क्या बोलते हैं पॉइंट्स भी कवर करूंगा जो कि उसके रिलेटेड होंगे। सो आपका जो सिलेबस है, पहला सिलेबस में अगर हम उसको डिवाइड करें अलग अलग पार्टों में, तो पहला पार्ट है आपका ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सिलेबस, जिसमें आपका स्टडीज आता है, आईआरसी स्टैंडर्ड्स आता है, रोड हायरार्कीज आता है, डिफरेंट मेजर कॉरिडोर सिस्टम्स आते हैं और सो ऑन। उसके बाद में ट्रैफिक रिलेटेड जो सिलेबस है वो ट्रैफिक वो जो कि रोड के ऊपर चलेगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेगा, ठीक है, तो वो चीज होती है ट्रैफिक। तो वो जो है उससे रिलेटेड जो सिलेबस है वो है आपका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सिलेबस, वॉल्यूम सर्वेज, मोडल स्प्लिट्स एंड 4 स्टेप मॉडलिंग्स। देन कम्स मास ट्रांजिट रिलेटेड सिलेबस। अगेन जैसे मैंने कहा ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि आपका रेल बेस हो सकता है, बस बेस हो सकता है। ऑल्सो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये आपके घर तक नहीं आते, ये आपके दरवाजे तक नहीं आते, आपको उसके स्टेशन तक जाना है, स्टेशन से आपको ऑफिस तक जाना है। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक हमेशा चैलेंज होती है, हमेशा आपको उस बात का ध्यान रखना पड़ता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी का, जब हम मास ट्रांजिट सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपका ये सेक्शन के अंदर आता है। And then fourth part is your road geometry, intersection design and laws, ठीक है। क्योंकि आपका रोड ज्योमेट्री और इंटरसेक्शन यही सबसे ये जगह जहाँ पे सब चीजें मूव होगी, सब जगह चलेंगे, और यही वो जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट्स होंगे,
ठीक है। तो आपको वो ब्लैक स्पॉट समझना, उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन करना, किए गए एग्जिस्टिंग जो इंटरसेक्शन है उनमें जो गलतियां हैं उसको सुधारना, ये सारी चीजों का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि आप इसको कैसे करोगे। ठीक है। इसके अलावा आपको जो लॉज हैं, जैसे मोटर व्हीकल लॉ जो मैंने बताया, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। तो आप जब देखोगे ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि उसके अंदर आप बेसिकली छह किस्म की स्टडीज देखते हो। एक है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, कि किस सड़क पे किस किस जगह पे कौन सी सड़क पे कितना ट्रैफिक फ्लो कर रहा है। और वो ट्रैफिक भी मतलब कौन कौन सा किस्म का ट्रैफिक है, क्या वो बस है, क्या वो ट्रक है, क्या वो कितने उसमें से क्या बोलते कार है, कितने पैदल लोग हैं, कितने साइकिल पे जा रहे हैं। So you have mixed traffic, so you have to do the traffic volume count depending on classified traffic volume count depending upon the time and the location. Then you have traffic speed study. हर हर मोड का, हर व्हीकल का अपनी एक अलग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होती है। साइकिल वाला एट द मैक्स 5 या 10 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा। कार वाला जो है वो 40, 50, 60 की स्पीड से चलेगा। ट्रक वाला जो है वो प्लेन एरिया में 40 या 50 से चलेगा। अगर वो थोड़ा सा अपवर्ड ग्रेडियंट है तो वहां वो स्ट्रगल भी कर सकता है, मे बी 25 की स्पीड से चलेगा। तो आपको स्पीड स्टडी भी करना पड़ता है। Then you have to identify the third one is your traffic flow characteristic and speed studies. हर रोड की अपनी एक स्पीड है, हर रोड की अपनी एक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है। आप घर के सामने के इसमें अगर बड़े ट्रक्स लेके जाओगे तो वहां पे कंजेशन होगा, क्योंकि वो रोड ट्रक्स के लिए बनाया ही नहीं गया है। उस रोड का कैरेक्टरिस्टिक ट्रक्स को हैंडल करने का नहीं है। हाँ, टेम्पो को वो हैंडल कर लेगा पर ट्रक को वो नहीं कर पाएगा। तो उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनके अपने कैपेसिटीज होती है, तो वो भी आपको स्टडी करना पड़ता है। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, इन शॉर्ट वी कॉल देम ओडी। आप कहाँ से निकल रहे हो, आप जा कहाँ रहे हो, ठीक है। लोग कहाँ से निकल रहे हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे निकल रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, उनके पर्पस क्या है, ये सारी चीजें हम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में देखते हैं। उसके बाद हम पार्किंग स्टडीज करते हैं। आप घर से, अपने घर से निकले हो, आप अपने कार से निकले हो, आपको, आप जाहिर सी बात घर से निकले हो, कार से निकले हो तो कहीं जाना है, और जहाँ पे भी जाना होगा कुछ ना कुछ तो काम करना है, इसलिए आप वहां जा रहे हो। तो आप जहाँ जा रहे हो वहाँ कार में बैठ के तो काम नहीं कर पाओगे ना, आपको उस कार से निकलना पड़ेगा और फिर जाके आप काम करोगे। तो आपको कार को वहाँ पार्क करना जरूरी है। तो आपके लिए वहाँ पे पार्किंग स्पेस होना जरूरी है, वरना वो एक अलग चैलेंज बन जाता है कंजेस्टेड एरिया में, सिटी एरिया में। तो पार्किंग स्टडीज, एक्सीडेंट स्टडीज, एक्सीडेंट स्टडीज, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है, इतना ज्यादा एक्सीडेंट होंगे उसके वजह से और हो रहे हैं उसके वजह से। तो आपको उसको भी समझना पड़ेगा कि क्यों हो रहे हैं, क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, क्या हम उसको कम कर सकते हैं क्या उस एक्सीडेंट को। तो वो सारी चीजें आपकी एक्सीडेंट्स के अंदर आएंगी। फिर जब आप ये सब चीजें करोगे तो जाहिर सी बात है आपको एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी, एक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी। जनरली ये बैकग्राउंड, ये स्टैंडर्ड आपको इंडियन रोड कांग्रेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो इंडियन रोड कांग्रेस इज द एपेक्स बॉडी ऑफ हाईवे इंजीनियर इन द कंट्री। इनका जो मेन ऑफिस है वो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। एंड इंडियन रोड कांग्रेस वाज सेट अप इन दिसंबर 1934। तो ये हमारे इंडिपेंडेंस के पहले की बॉडी है, और ये आज भी बड़े अच्छे तरीके से काम करती है। मैं काफी सारे लोगों को जानता हूं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फॉर द रोड डेवलपमेंट। तो आप लोग जब आपकी जो भी चैलेंजेस होते हैं रोड डिजाइन से रिलेटेड, उसके में जो स्टैंडर्ड हमने जो सेट कर रखा है, जो इंडिया में जो स्टैंडर्ड सेट है, वो उसके लिए आप इंडियन रोड कांग्रेस को रेफर करते हो। और ये जो है इसको जयकर कमिटी ने सजेस्ट किया था, और तब जाके इसको क्या बोलते हैं स्टैब्लिश किया गया। The objective of Indian Road Congress are to promote and encourage the science and practice of building, operation and maintenance of roads. So आप अच्छे रोड बनाओ, उसे अच्छे से ऑपरेट करो, और उसे अच्छे से मेंटेन करो, क्योंकि जब कोई चीज यूज होगी तो खराब होगी, इसलिए उसको मेंटेन करना जरूरी है। और भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिसको आईआरसी अपने स्टैंडर्ड्स के थ्रू आपकी हेल्प करता है कि उसको
सॉल्व कर सको आप, या कुछ हद तक समझ सको, और फिर अपना इमेजिनेशन या अपना क्या बोलते स्किल सेट लगा के, लोकल नॉलेज लगा के आप उसको सॉल्व कर। तो ये कुछ स्टैंडर्ड ऐसे तो एक्चुअल में इंडियन रोड कांग्रेस के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने यहाँ सिर्फ इस स्लाइड में कुछ गिने चुने ही आपको लिस्ट दी है। तो एक है IRC 69 जो कि 1977 में पब्लिश हुआ था, और उसका टाइटल था स्पेस स्टैंडर्ड फॉर रोड्स इन अर्बन एरिया। तो आप अर्बन एरिया के लिए जब करोगे तो इसको फॉलो करोगे फॉर द स्पेस स्टैंडर्ड, कि भाई आपका रोड का स्पेस कितना होना चाहिए, फुटपाथ का स्पेस कितना होना चाहिए, और सो ऑन। उसके बाद IRC 70 2017 में जो आया वो था रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ मिक्स ट्रैफिक इन अर्बन एरिया। तो बाय दिस टाइम वी रियलाइज कि हमारा जो रोड है वो मिक्स ट्रैफिक के लिए बनाना पड़ रहा है हमें, क्योंकि अब क्या हो रहा है, कार बहुत हो गई है, टू व्हीलर्स बहुत ज्यादा हैं, ट्रक्स भी वहीं पे हैं, टेम्पो भी वहीं पे है, सब कोई वहीं पे है। तो और ट्रक और रोड एक ही है, तो इसलिए वहाँ पे मिक्स्ड है। वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रैफिक मिक्स नहीं है, मोर और लेस आपको एक या दो ही किस्म के मोड मिलेंगे, ज्यादातर कार या कार रिलेटेड कार के शेप के ज्यादातर व्हीकल्स मिलेंगे, या फिर हैवी ट्रक्स मिलेंगे, यही दो मिलेंगे आपको। लेकिन हमारे यहाँ आपको सब मिलता है, हैवी ट्रक, लाइट ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, मोपेड एंड सो ऑन, साइकिल, पैदल वाले, एनिमल ड्रिवन व्हीकल, सब आपको यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए आपको उसका स्पेशल ध्यान रखना होता है। Then IRC 73 1980 geometric design standard for rural, that is non-urban highways. Then IRC 92 2017 guidelines for design of interchange or intersection in urban area. This is the revised version. Then IRC 99 2018 guideline for traffic calming measures in urban and rural area। क्योंकि आप देखोगे 2008 अब क्या हो रहा है, अब हमारी गाड़ियों में पावर ज्यादा है। पहले गाड़ियों की पावर नहीं होती थी तो लोगों की स्पीड कम होती थी, पर आज की तारीख में गाड़ियों की पावर ज्यादा है, और अर्बन एरिया में आप जब हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हो तो एक्सीडेंट होते ही होते हैं। आप यूट्यूब पे जाओ, आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे कि किस तरह से हाई स्पीड की वजह से अर्बन रोड्स पे एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो आपको वहाँ पे ट्रैफिक को काम करना पड़ेगा, और उसके लिए गाइडलाइंस दी गई है IRC 99 2018 में। कुछ तरीके हैं काम करने के, वो है जैसे स्पीड ब्रेकर, या फिर काइंड ऑफ लाइक एस कर्व्स, जिससे आप अपनी स्पीड को फोर्स करते हो ड्राइवर की स्पीड को कम करने के लिए। देन स्पेशल एडिशन, तो जहाँ पे भी आपको SP दिखेगा वो स्पेशल एडिशन है। सो IRC स्पेशल एडिशन 41 1994 गाइडलाइंस ऑन डिजाइन ऑफ एड ग्रेड इंटरसेक्शन इन रूरल एंड अर्बन एरिया। सो जब एक स्पेशल एडिशन निकाला जाता है कभी बार स्पेशल केसेस के लिए, तो वहाँ पे SP लिखा जाता है। सिमिलरली एक और स्पेशल एडिशन है 110 2017, that is application of intelligent transport system IITS for urban roads। So अब क्या टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब हमारे पास मोबाइल है, अब हमारे पास में GPS है, अब हमारे पास में 5G आने वाला है। तो क्या हम इन्हें यूज करके हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कर सकते हैं क्या? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर एक्सीडेंट का मेजर रीजन है। मैं ड्राइव करते करते मुझे नींद आने लगी, मैं सो गया, तो क्या होगा, मैं एक्सीडेंट करूंगा ही करूंगा, एक एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो क्या एक इंटेलिजेंट सिस्टम मेरी कार में लगा हो सकता है कि जो कि मुझे ये बताए कि आपकी आंखें बंद हो रही है, और वो नॉइस करने लगे ताकि मेरी नींद आने से पहले उड़ जाए। सो इसको कहते हैं इंटेलिजेंट सिस्टम विद इन योर कार। सिमिलरली यू कैन हैव इंटेलिजेंट सिस्टम फॉर योर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लाइक ड्राइवरलेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसमें ड्राइवर नहीं होगा, व्हीकल खुद ब खुद चलेंगे, खुद ब खुद रुकेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंट सिग्नल सिस्टम एट इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें आप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि आपके सिलेबस में जो पॉइंट है वो है रोड हायरार्की। अब रोड हायरार्की भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टाउन प्लानिंग के लिए, क्योंकि आप हर जगह पूरे टाउन के अंदर एक किस्म का रोड नहीं दे सकते, आपको अलग अलग किस्म के रोड देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेसिबिलिटी एंड द स्पीड रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अ गुड टाउन प्लानर रिक्वायर्स एन efficient transport system. This can only be achieved if the town planner is well acquainted with different hierarchy of road. तो रोड मेरे घर तक भी चाहिए लेकिन वहां पे फिर स्पीड नहीं चाहिए, सो उसको कहते हैं लोकल रोड। लेकिन मुझे दूर जाना है तो वो
एक ऐसा रोड भी चाहिए जो मुझे हाई स्पीड पे जाए, तो मैं लोकल रोड से आर्टेरियल रोड होते हुए हाई स्पीड रोड पे जाऊंगा और वो मेरे को फिर हाई स्पीड पे अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। सो लोकल रोड, उसके बाद कलेक्टर रोड, उसके बाद आर्टेरियल रोड, उसके बाद फ्रीवे। तो आप देखोगे कि फ्रीवे पे स्पीड ज्यादा है, लेकिन वो आपके घर की एक्सेस नहीं देती, आपकी प्रॉपर्टी को एक्सेस वो नहीं देगी। और आपके घर को एक्सेस लोकल रोड देगा, लेकिन वहाँ स्पीड कम होगी। और उसके बीच में कलेक्टर स्ट्रीट आता है, आर्टेरियल स्ट्रीट आता है, सब आर्टेरियल आता है, और सो ऑन। जब हम ये सब डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम इसको यूज करते हैं ट्रैफिक मॉडलिंग के लिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो आप रोड बनाओगे। ओके। सो ये जो ट्रैफिक मॉडल हम बनाते हैं उसको कहते हैं 4 स्टेप मॉडलिंग। तो द सिमुलेशन प्रोसेस इज नोन एज द 4 स्टेप प्रोसेस फॉर द 4 बेसिक मॉडल यूज। एंड दे आर ट्रिप जनरेशन, कहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिप जनरेशन। ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी जहां से निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद मॉडल स्प्लिट, वो कैसे आ रहा है, क्या वो कार से आ रहा है, बस से आ रहा है, पैदल आ रहा है, ठीक है। एंड ट्रिप और ट्रैफिक असाइनमेंट, अगर मैं बस से जा रहा हूँ तो मैं कौन से रूट की बस पकड़ रहा हूँ, मैं कार से जा रहा हूँ तो कौन सा रूट पकड़ रहा हूँ, कौन से सड़क पे से जा रहा हूँ, वो सारी चीजें उसके अंदर आती है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। और ये एक साइकिल है, ये कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है। ये बेस्ड है लैंड यूज पैटर्न के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि आपका लैंड यूज क्या आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसी सड़कें बना रहे हो या वहां पे बन रही है, तो वो लैंड यूज के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपके सिलेबस में जो एक और पॉइंट उन्होंने कवर किया है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे जो कार बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, आप कार से जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, तो उसमें क्या था कि एक कार में ज्यादा से ज्यादा एक लोग होंगे, एक जन होगा जो ड्राइवर है जो खुद गाड़ी चला रहा है, या 2 लोग होंगे। ओके, या एट द मैक्स 4 लोग होंगे। ठीक। लेकिन वो कंजेशन बढ़ाता है, क्योंकि सब लोग अगर कार से जाएंगे तो आप 4 लोगों के पीछे आपको एक एक गाड़ी देनी पड़ेगी। ठीक है। सो अगर हम एवरेज भी अगर 4 पकड़ ले और 40 लोग जाना चाहते हैं, तो 40 लोगों के पीछे सड़क पे 10 कार आ जाएगी। जबकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओगे तो बस में आराम से वो 40 लोग बैठ जाएंगे, तो सिर्फ एक ही व्हीकल उस सड़क पे आ रहा है। ओके, तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक अपना एक अलग बेनिफिट है कि वो चीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंजेशन नहीं क्रिएट करता है, जबकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंजेशन क्रिएट करता है। तो आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस है एक के पीछे एक। और आप ये भी देख सकते हो कि किस तरह से नॉन मोटराइज ट्रैफिक है, जो एक बंदा है जो साइकिल चला रहा है। आप देख सकते हो किस तरह से प्राइवेट मोड भी है, कार वाले भी हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और इधर आप देख सकते हो किस तरह से टैक्सीज हैं, ये भी कार बेस्ड है, लेकिन ये आपका पैरा ट्रांजिट के अंदर आता है कि भाई यहाँ पे आपको छोड़ दिया जाएगा और टैक्सी आगे निकल जाएगी, आपको पार्किंग की स्ट्रेस नहीं है। सो आप किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिजाइन करोगे, उसको करते वक्त आपको क्या किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप टाउन प्लानर हो और भविष्य में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा कि लोग अपनी कार नहीं चला पाएंगे, उनको बसेस पे ही जाना पड़ेगा। और जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 किस्म के पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक एक बस बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, एक रेल बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है। और आप किस तरह से दोनों को इंटीग्रेट करोगे। ठीक है। आप इस फोटो में देख सकते हो, अगर कोई कोई है जो कि ट्रेन से आता है, वो यहाँ उतरेगा और अग, बाजू के ही प्लेटफॉर्म से उसको बस मिल जाएगी, उसको स्टेशन के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई बस से आता है, वो उसको बाजू में ही ट्रेन मिल जाएगी, उसको स्टेशन से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप किस तरह से उसको इंटीग्रेटेड करोगे, क्योंकि जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तब लोग उसको यूज करेंगे। आप लोग तभी आपके सिस्टम को यूज करते हैं जब उनको कंफर्ट मिलता है, जब उनको सेफ्टी मिलती है, जब उनको सिक्योरिटी मिलती है, जब उनको क्या बोलते हैं स्ट्रेस नहीं होता है। तो आप ऐसे क्या क्या कर सकते हो जिससे कि ये सारी चीजें उनको मिले, कंफर्ट मिले, स्ट्रेस हटे, सिक्योरिटी मिले। और उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस पर्टिकुलर इसमें
सिर्फ आपको दो मोड को ही नहीं इंटीग्रेट करना, यू हैव टू इंटीग्रेट एवरीथिंग एंड एवरी मोड। ओके, आपको इंटीग्रेट हर चीज को करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ये एक रेलवे ट्रैक है, ये दूसरी रेलवे ट्रैक है, ये तीसरी रेलवे ट्रैक है। ठीक है, और आप देखो कि आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे पार्किंग दी गई है, तो आप पब्लिक आप प्राइवेट मोड से आओ, अपनी कार से आओ, यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दो, यहाँ से वॉक करके ये क्रॉस करो, जेब्रा क्रॉसिंग करो और आपने प्लेटफॉर्म पे जाओ और ट्रेन, आपको जो भी ट्रेन चाहिए वो पकड़ लो। आप एक और चीज देखोगे कि यहाँ पे बस स्टैंड भी दिया गया है, ये एक्चुअल में ये बस स्टैंड है ये। तो आप चाहो तो यहाँ अपनी बस अपनी कार खड़ी कर दो, यहाँ से क्रॉस करो, यहाँ से बस पकड़ो और चले जाओ। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ये दिस पर्टिकुलर एरिया इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर बसेस। यहाँ पे प्राइवेट मोड नहीं जा सकता, आप आपकी कार या और कोई दूसरी व्हीकल नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पार्किंग है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कार बेस सॉरी बस बेस, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन बेस। ठीक है, यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पार्किंग है, यहाँ पार्किंग है। आप अगर साइकिल से आते हो तो आप आपकी साइकिल यहाँ पार्क कर सकते हो, ये एक साइकिल पार्किंग एरिया है, ये तीन साइकिल पार्किंग एरिया है। मान के चलो आप टैक्सी से आते हो तो टैक्सी वाला आपको यहाँ से लाकर यहाँ पे ये जो तीन एरिया दिया गया है, ये टैक्सी वालों को रुकने के लिए, टैक्सी वाला अपना आपको यहाँ रोकेगा और यहाँ पे आपको छोड़ के आगे चला जाएगा। या आपको कोई आपके फादर या मदर या कोई और है आपके रिलेटिव्स ड्रॉप कर रहे हैं, वो आपको गाड़ी से यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, वो आगे चले जाएंगे, आप यहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग करके ट्रेन स्टेशन पे जाएंगे या फिर बस स्टेशन पे जाएंगे और आगे बस सर्विस लेके या ट्रेन सर्विस लेके आगे चले जाएंगे। उसके बाद आपका जो है वो है इंटरसेक्शन एनालिसिस। ठीक है, और एंड एक्सीडेंट एनालिसिस एट इंटरसेक्शंस एंड ब्लैक स्पॉट। सो आप देखोगे कि ये एक 4 लेग सिंपल इंटरसेक्शन है, और जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि कितने लोग किधर से आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि 1300 व्हीकल्स एक तरफ से आ रहे हैं, उसमें से 356 व्हीकल लेफ्ट टर्न चला जा रहे हैं, 532 नंबर्स ऑफ व्हीकल्स टेकिंग राइट, एंड स्ट्रेट जो है वो 412 व्हीकल्स हैं। ठीक है, और आप अगर सभी जगह देखोगे तो आपको ये सब दिखेगा कि हर कोई लेफ्ट राइट स्ट्रेट, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, हर डायरेक्शन से ऐसा हो रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर अगेन मैं ये ब्लैक डॉटेड लाइन को देखूं, तो कहाँ कहाँ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं अगर आप देखोगे, तो जहां जहां क्रॉसिंग हो रही है लाइंस की, वहां वहां एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये ब्लैक लाइन जहाँ ये ब्लू लाइन से क्रॉस हो रहा है, वहां एक्सीडेंट हो सकते हैं। आप यहाँ से सीधा जा रहे हो, यहाँ से कोई सीधा आ रहा है, यहाँ एक्सीडेंट हो गया। आगे जाकर अगर यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ पे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है। ये रेड लाइन क्रॉस कर रही है ब्लैक को, तो ये जो राइट टर्न ले रहा है और आप सीधे जा रहे हो, यहाँ एक्सीडेंट हो गया। सिमिलरली लेफ्ट टर्न वालों का यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। आप आगे सीधे चले जाओ, यहाँ से जो पर्पल लाइन आ रही है, फिर यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ पे मर्जिंग में एक्सीडेंट होगा। तो ये सब एक्सीडेंट्स लोकेशन भी आपको बताते हैं, अगर आप इसको सही तरीके से स्टडी करोगे तो आपको ये एक्सीडेंट लोकेशन भी बताएंगे। सो आप देख सकते हो कि ये एक ब्लैक स्पॉट लोकेशन बताया गया है साइनेज के थ्रू कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, आपको यहाँ पे केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। ठीक है, सो इन अ रोड सेफ्टी मेजरमेंट एन एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट और अ ब्लैक स्पॉट इज अ प्लेस वेयर रोड एक्सीडेंट्स और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैव हिस्टोरिकली बीन कॉन्सेंट्रेटेड, जहाँ पे हमेशा से एक्सीडेंट्स होते आ रहे हैं। ओके, सो जनरल उसका डेफिनेशन ये भी है कि व्हाट आर द ब्लैक स्पॉट, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप बोलोगे कि वो ब्लैक स्पॉट है। तो अगर किसी जगह पे 5 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, ओके, इन्वॉल्विंग ये क्या बोलते हैं डेथ, फैकल्टीज फैटलिटीज, ओके, और इंजरीज इन लास्ट 3 कैलेंडर ईयर। तो अगर 3 साल में वहां पे डेथ हुई है या फिर चोटें लगी है एटलीस्ट 5, तो वो एक ब्लैक स्पॉट है। या फिर 10 जान गई है इन लास्ट 3 इयर्स, तो 10 जान अगर कहीं गई है लास्ट 3 इयर्स, तो वो भी आपका ब्लैक स्पॉट है विद इन दैट 500 मीटर। उसके बाद आपका जो आता है सिलेबस के अंदर वो है ट्रैफिक लॉ।
अब हम जब ट्रैफिक लॉ की बात करते हैं तो 1998 में, वैसे तो ट्रैफिक लॉज बहुत पुराने से हैं, आप देखोगे अंग्रेजों के जमाने से भी ट्रैफिक लॉ जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, हम जब पढ़ेंगे तो मैं वहाँ वो भी आपको थोड़ा बहुत उसको एज अ हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव मैं कवर करूंगा। लेकिन जो आज की तारीख में जो सबसे मेजर ट्रैफिक लॉ है वो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। और ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये आपको जो लॉ जो बताता है वो है लॉ रिलेटेड टू registration of your vehicle, then law related to the driving license, and law related to pedestrians. Then you also in your syllabus you also have to deal with traffic and road safety issues. ठीक है, क्योंकि आपने सड़क बनाई है वहां पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हमेशा जब भी दो चीज मूव करती है तो उनके टकराने के चांसेस होते ही होते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्यों ना, आप घर के अंदर भी दो लोग एक जन कमरे के बाहर निकल रहा है और एक जन कमरे के अंदर जा रहा है, तो चांसेस होते हैं कि आप लोग टकरा सकते हो। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप रोज टकराते हो या साल में एक बार टकराते हो, पर कभी ना कभी तो ऐसी सिचुएशन आती है कि आप टकराते टकराते बचते हो। उसका मेन कारण ये होता है कि आप मूवेबल हो, आप मूव कर रहे हो, देयर इज अ मोबिलिटी देयर। ओके, और आपकी क्या बोलते विजिबिलिटी वहां पे कम हो जाती है, इसलिए हमेशा रोड आपके वहां पे सेफ्टी की प्रॉब्लम। वही लॉजिक आप यहाँ लगा रहे हो ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी में, कि आपकी विजिबिलिटी कम है, आप हाई स्पीड पे चल रहे हो, आप मूव कर रहे हो, दूसरे भी मूव कर रहे हैं, हर कोई मूव कर रहा है, आप उनके दिमाग को रीड नहीं कर सकते, वो आपके दिमाग को रीड नहीं कर सकते, वो आपके नेक्स्ट मूव को रीड नहीं कर सकते, आप उनके नेक्स्ट मूव को रीड नहीं कर सकते। तो इसलिए एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमें कंट्रोल रखना होता है। हम वर्चुअल कंट्रोल रखते हैं थ्रू थ्रू साइनेज, हम क्या बोलते हैं थ्रू सिग्नल्स हम कंट्रोल रखते हैं, हम थ्रू लॉस कंट्रोल रखते हैं, तो ये सारे कंट्रोल हम उसके इसमें लाते हैं। तो इसलिए हमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम ट्रैफिक और रोड सेफ्टी इश्यूज को समझें। ठीक है, सो उसमें सबसे पहले आता है जो इश्यूज है हमारे इंडिया में, अगर हम मेजर इश्यूज हम देखेंगे तो वो सबसे पहले उसमें आता है कि हमारे अर्बन एरिया में फुटपाथ ही नहीं है, या है तो वो सेफ नहीं है पेडेस्ट्रियंस के लिए, तो वो ज्यादातर फिर सड़क पे चलते हैं। ओके, सो फुटपाथ इश्यूज, दे आर नॉट सेफ फॉर पेडेस्ट्रियंस, वो एक है। रोड रेज, जबरदस्ती आप गाड़ी को ओवर स्पीड कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन में चला रहे हो, दुनिया भर की चीजें, तो रोड रेज क्रिएट होता है। ड्रंकन ड्राइविंग, ओके, लोग अगर ड्रिंकिंग करके ड्राइव कर रहे हैं तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो डिटोरेट हो जाती है, तो ड्रिंकिंग ड्राइविंग एक इशू है। यूज ऑफ डार्क ब्लैक और रिफ्लेक्टिव ग्लासेस, आपके जो ग्लासेस है, जो विंडशील्ड हैं, जो आपका क्या बोलते हैं विंडोज है, उस पर अगर रिफ्लेक्शन है तो फिर दूसरे को देखने में डिफिकल्टीज आती है। मिसिंग स्पीड ब्रेकर्स, सो जहाँ पे स्पीड ब्रेकर देना चाहिए वहां नहीं दिया जाता है, या फिर अगर दिया भी जाता है तो वो टूट जाता है, या लोग उसको तोड़ देते हैं और या फिर उसको बाईपास करते हैं, वो एक इश्यू जनरेट हो जाता है। अंडर एज ड्राइविंग, ये आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, अंडर एज ड्राइविंग होती है। लोग आज के मतलब मिनिमम आपकी 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए अपने लाइसेंस के लिए, पर आप इजीली देखते हो कि कोई 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड भी ड्राइव कर रहा है, तो इश्यूज क्रिएट होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। So, in addition to that, we will also see the international best practice कि वो लोग कैसे, हर जगह तो लोग मूव कर रहे हैं, तो फिर हमारे यहाँ जो इश्यूज है वो क्या बाकी जगह भी है क्या? और अगर बाकी जगह नहीं है तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं? ठीक है, सो हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल लाइक सस्टेनेबल रोड सिस्टम, सस्टेनेबल सेफ रोड सिस्टम। ओके, किस तरह से आप एक सस्टेनेबल रोड सिस्टम बनाए जो कि सेफ है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, फ्यूल कंजम्पशन कम लगे वहां पे, तो अभी कैसे कर सकते हो? उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या रोल होगा? लास्ट माइल कनेक्टिविटी थ्रू नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, नॉन मोटराइज्ड मोड, उसका क्या अप्रोच होगा, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद रोड सेफ्टी ऑडिट, आपको रोड सेफ्टी ऑडिट करना पड़ेगा, आप कैसे करोगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा, वो सारी चीजें। सेफ्टी इंस्पेक्शन, आप जाइए वहां जो आपके सेफ्टी देखिए, कई बार आप अगर अब जैसे अब मान के चलो आप किसी जगह इंजीनियर हो,
और आपका ऑफिस 10 बजे से शुरू होता है और शाम में 6 बजे खत्म होता है। ओके, और आप जब अपने ऑफिस के लिए जाते हो तो आपको उगता हुआ सूरज दिख ही नहीं रहा, तो आपको उगते हुए सूरज की जो प्रॉब्लम होती है, किसी के आंख, ड्राइवर के आंख में जब उगता हुआ सूरज पड़ता है तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो आपको वो तब समझेगा जब आप सेफ्टी इंस्पेक्शन में उस टाइम पे जाओगे, तब आपको समझेगा कि उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज की वजह से क्या चैलेंजेस आती हैं। ओके, सो सेफ्टी इंस्पेक्शन, मैंडेटरी बाइसिकल एंड टू व्हीलर हेलमेट यूज। आप कई जगह देखना, अब मैं कभी आज तक राजस्थान विजिट तो नहीं किया हूँ, मतलब मैं गया हूँ लेकिन मैं ट्रेन से ट्रैवल किया हूँ, नॉट बाय रोड। तो मेरे को नहीं मालूम कि वहाँ पे हेलमेट यूज किस किस्म का है, पर आप बिलीव मी, महाराष्ट्र में बहुत बुरे हाल है। साइकिल वाले तो यूज करते नहीं हेलमेट, और टू व्हीलर वाले भी पुलिस के डर से कभी कभी यूज कर लेते हैं, और मेजोरिटी टाइम वो यूज नहीं करते। पर आप गिरोगे तो आपके सर पे ही लगेगा। ठीक है, हाथ पे लगने के बाद आपके हाथ को ठीक होने के चांसेस 90% है, लेकिन सर पे लगने के बाद में आपकी याददाश्त खो गई तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप दोबारा अगर नहीं खड़े हो पाए तो आप क्या करोगे? तो सर पे लगने के बाद में आपको फिजिकल डैमेज के ज्यादा चांसेस है, आपको आपका सर बचाना चाहिए। लेकिन हम ये सिंपल सा लॉजिक ना समझा पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना कोई दूसरा समझ पा रहा है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। बाइसिकल साइड रिफ्लेक्शन, आप कई सारे बाइसिकल राइडर्स को देखोगे या इवन टू व्हीलर्स को भी आप देखोगे, तो उनके टेल गेट, सॉरी टेल लाइट्स होती ही नहीं है। आपको बहुत देर तक पता ही नहीं चलता है कि आगे टू व्हीलर वाला भी है करके, साइकिल वाला भी है। तो साइड रिफ्लेक्टर्स होना चाहिए, बैक रिफ्लेक्टर्स होना चाहिए। देन यू हैव प्रॉब्लम प्रिटेंड टू प्लानिंग एंड डिजाइन। आपकी जो प्रॉब्लम्स है, अगर आप जब भी आप प्लानिंग करोगे, डिजाइन करोगे, क्योंकि आप आपका रोल वही होगा, प्लानिंग का रोल होगा, डिजाइनिंग का रोल होगा। तो आप जो मैंने अभी तक बताया वो तो आप फेस करोगे ही करोगे। उसके अलावा आप और कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर सकते हो? सो द बेसिक प्रॉब्लम दैट यू मे फेस इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आप जो भी बना रहे हो उससे एनवायरमेंट को डैमेज होगा, आप कैसे उसको प्रोटेक्ट करो? इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, उसको आप इकोनॉमिकली कैसे सस्टेन करोगे? क्योंकि पैसा तो लगेगा, कोई भी चीज फ्री में नहीं होती। आप भी फ्री में कहीं काम नहीं करोगे, आपको भी सैलरी चाहिए। तो आप भी जो बना रहे हो, जो बनाएगा आपके लिए, उसको भी तो आपको पे करना पड़ेगा। तो मनी इज गोइंग टू रिक्वायर। हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट इकोनॉमिकली सस्टेनेबल? हाउ यू गोइंग टू मेक इट सेफ, फास्ट एंड स्मूथ? तो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा आपको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो है प्रॉब्लम इन डिजाइन एस्पेक्ट। ठीक है, आप कैसे डिजाइन करो? अब आप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि सूरज की रोशनी मॉर्निंग में, उगते सूरज की, और इवनिंग में डूबते सूरज की रोशनी ड्राइवर के आंखों को डिस्टर्ब कर सकती है। आप उससे कैसे बचोगे? आप अपने डिजाइन में उस चीज को कैसे इन्वॉल्व करोगे कि ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, या क्रिएट होती भी है तो कुछ हद तक ही क्रिएट हो। ठीक है, देन ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक कंजेशन, एक्सीडेंट्स, रूल ब्रेकिंग एंड सो ऑन। ग्राफिक डिजाइन ऑफ अर्बन एरिया, अर्बन रोड्स, आप कैसे उस रोड को डिजाइन करो ताकि वो दिखे भी अच्छा, उसका पर्पस भी फुलफिल हो। जैसे अगेन मैं अगर वो उगते सूरज और डूबते सूरज की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या आप वहां पे इस तरह से झाड़ लगाओ कि झाड़ों की वजह से आपको एक सर्टेन एंगल तक सूरज की रोशनी ना आए ड्राइवर की आंखों तक? आप क्या उस चीज को यूज कर सकते हो क्या? सो दैट कम्स इनटू द ग्राफिक डिजाइन, योर क्रॉस सेक्शन डिजाइन एंड सो ऑन। ड्रेनेज डिजाइन, आप जो भी करते हो, सबसे बड़ी हमारा जो दुश्मन है वो है पानी। क्योंकि पानी पीने के लिए जरूरी है, मैं वही नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि पानी हमारा जरूरी नहीं है। पानी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बारिश का पानी एक अर्बन प्लानर के लिए, एक रोड डिजाइनर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा डैमेज करता है रोड को। जब पानी आपके रोड सरफेस से नीचे जाता है तो उसमें कैपेसिटी होती है उस अंदर के मटेरियल को घुलाने की, वो उसको ड्रेन ऑफ करता है। ठीक है, और जब वो गर्मी में भाप बन के उड़ जाता है तो वहां पे एक स्पेस छूट जाती है, एक वैक्यूम रह जाता है, हवा हवा रह जाती है, और जब उसके ऊपर से व्हीकल जाएगा तो वो दब जाएगा, क्योंकि वहां पे जगह थी, वहां पे एक स्पेस थी, तो उसके वजह से वो दब जाता है। तो आपको जब डिजाइन कर रहे हो तो आपको वाटर ड्रेनेज, सीवेज ड्रेनेज, इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपका रोड खराब नहीं हो जाती। सो ये था आपका सिलेबस। और
ये हमें क्यों करना पड़ेगा? मतलब व्हाट इफ यू डोंट एक्ट नाउ? अगर आप नहीं इसको करोगे, एज अ टाउन प्लानर आप इसको नहीं करते हो, तो क्या होगा? वेल, ये एक यहाँ पे एक आप ये देख सकते हो कि ये ट्रैफिक, ये एक अर्बन रोड है। मैं जहाँ रहता हूँ उसके नज़दीक ही है, और आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक रुके हुआ है। जाहिर सी बात है, ये सिग्नल की वजह से रुका है। ये एक सिग्नलाइज इंटरसेक्शन है, तो ये सिग्नल की वजह से रुके हुआ है। ये एक पेडेस्ट्रियन बंदा है, ये एक पेडेस्ट्रियन है जो कि क्रॉस कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है। एक टू व्हीलर वाला, एक रिक्शा वाला है, और आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे पूरा ट्रैफिक रुके हुआ है। कार है, सब कुछ है, लेकिन इस एक पर्टिकुलर पिक्चर में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या आप इसको सोच सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, एक पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। टू व्हीलर वाले हैं, कार हैं, रिक्शा इधर है, सब कुछ है इधर, आप देख सकते हो। हाँ, ठीक है। तो मैं आपको एक लाइक 10 तक मैं काउंट करता हूँ। आप सोचो कि इस पिक्चर को अगर आप देखोगे, इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सी, जिन लोगों ने अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया, परफेक्ट, वेल डन। जिन लोगों ने नहीं किया, कोई बात नहीं, ओके, दिस इज वेयर वी कम एज एन एक्सपर्ट टू टीच यू। ये जो है, ये एक एम्बुलेंस है, और ये एम्बुलेंस इस ट्रैफिक में अटकी हुई है। अब हो सकता है कि इस एम्बुलेंस के अंदर एक पेशेंट है जिसकी जान बचानी है, या फिर ये एम्बुलेंस कहीं ऐसी जगह जा रही है जहां से उसे पेशेंट को पिक करना है ताकि उसकी वो जान बचा सके। इस एम्बुलेंस का एक इम्पोर्टेंट रोल है जो कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है इस कंजेशन के वजह से। और यहीं पे आपका रोल आता है, किस तरह से इस सिचुएशन से बचा जाए। एक अर्बन प्लानर का, एक टाउन प्लानर का यहीं पे एक रोल आता है कि किस तरह से ये सिचुएशन से बचा जाए। क्या यहाँ पे कोई मैं इंटेलिजेंट सिस्टम यूज कर सकता हूँ जिससे कि इसको थ्रू वे मिल सके? ठीक है, जब मैंने फोटो खींची थी तब ये सायरन बजा रहा था, फिर भी इसको स्पेस नहीं, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है, किसी को स्पेस देने की जगह ही नहीं थी, तो कैसे स्पेस दिया जाए? तो क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक ट्रांसपोर्ट इंजीनियर को, एक ट्रैफिक इंजीनियर को, एक अर्बन प्लानर को, एक क्या बोलते हैं, टाउन प्लानर को ध्यान में रखना पड़ता है और सोचना पड़ता है। सो इसी के साथ मेरा ये छोटा सा ब्रीफ प्रेजेंटेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्या बोलते हैं जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं, या फिर जो चैनल है उनके ईमेल पे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन भेज सकते हैं, एंड आई विल डू माय बेस्ट कि मैं आपके आंसर आपको आप तक पहुंचा सकूं, मेरे उस क्वेश्चन के आंसर मैं आप तक उसको पहुंचा सकूं। तो इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन ही खत्म करता हूँ। मेरा नाम सुमित है, मेरी पीएचडी ट्रांसपोर्टेशन में है, और मेरा क्या बोलते हैं स्पेशलाइजेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड सेफ्टी, लॉजिस्टिक एंड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट है। तो हम अब यही रुकते हैं, और आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और फ्यूचर करियर के लिए। थैंक यू।